नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं विष्णु प्रभाकर जी, जिनको आप गांव वाला रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। इनकी जर्नी के बारे में बताएं तो ये शुरू के दिनों में तो फिल्मों में काम कर रहे थे, फिल्मों में असिस्ट डायरेक्टर और भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने असिस्ट डायरेक्ट किया है। लगभग 500 एल्बम में डायरेक्टर के तौर पे काम किया है। एल्बम में कुछ फिल्मों के नाम बता दें, जैसे कि आप सोनी धीर प्रोडक्शन में भी काम किए, उसके बाद प्लेयर में असिस्ट डायरेक्टर रहे आप, चार्ज सीट में भी आपने काम किया और बतौर आप मल्टी टैलेंटेड है अगर कह ले तो कैसे आप वो फिल्मों की तरफ थे, उसके बाद आपने रिपोर्टर बने, गांव वाला रिपोर्टर की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको भी नमस्कार, लाउड स्पीकर पूरी टीम को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है गांव वाले रिपोर्टर के प्रणाम। मेरी शुरुआत एक मिडिल फैमिली का बालक सपना बहुत देखता है। हाँ। और सपना हर मोड़ पे टूटता है। हाँ। तो पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी। शुरुआत में गीत लिखने का बड़ा जुनून था, तो फिर गीत लिखता था। भोजपुरी इंडस्ट्री से शुरुआत हुई और काफ़ी काम किया मैंने। फिर पहले गोरखपुर, उसके बाद बनारस, फिर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा तो वहाँ लाइन मेरा चेंज हो गया। मैं राइटर से डायरेक्टर बन गया। हाँ। और मैंने एज ए डायरेक्टर 500 एल्बम किया। अच्छा। एज ए डायरेक्टर 500, उसमें बड़े भोजपुरी के बड़े नामचीन लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला, जैसे मनोज तिवारी हो गए। हाँ। उस दौर में तरुण तूफानी हो गए। हाँ। गुड्डू रंगीला का भी एक नाम आता है। गुड्डू रंगीला। उन लोगों के साथ भी काम किया, एज एडिटर भी काम किया। हाँ। तो तमाम काम किया, 4-5 साल जो है हमने काम किया। और उसके बाद हमेशा मन में कष्ट इस बात का रहता था। हाँ। क्योंकि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो सिंगरों की इंडस्ट्री है। हाँ, तो जो सिंगर बनता है, हाँ, वो एक्टर बन जाता है। वही डायरेक्टर बनता है। एक्टर वाला शरीर लेके जो है कैमरे के पीछे रहते थे। अच्छा। तो बड़ा दुख था। यानी बचपन का वो ड्रीम था कि हम भी मुंबई जाएंगे और हाँ, पूरा बॉलीवुड में जलवा, पूरा ड्रीम था। ड्रीम ऐसा था कि हाई स्कूल में जब पढ़ रहे थे तभी से दिल्ली मुंबई भागने लगे थे घर छोड़ के। तो कौन सी मूवी सबको आपको इंस्पायर करती थी आप? नहीं, मेरा ये था कि मुझे काम ऐसा करना है जिससे मुझे लोग जाने, नाम हो। हाँ, और नेम फेम शोहरत वाला। और उस दौर में ऐसा हिसाब किताब था। हाँ। दिमाग में यही था कि भैया फिल्म देखते हैं। हाँ। भोजपुरी बोल सकते हैं तो? अरे बिल्कुल। हाँ, बोल सकते हैं। फिल्म देखते हैं तो हम खुद हीरो चाहे डायरेक्टर बन जाए। हाँ। तो हमरो नाम हो जाए। हाँ। तो वही काम करने के लिए चले गए। हाँ। लेकिन पारिवारिक स्थिति और आर्थिक तंगी कहीं न कहीं इंसान को रोक देता है। हाँ। तो बड़ी दिक्कतें आई। दिल्ली में काम किया, 500 एल्बम डायरेक्ट किया। उसके बाद मुंबई गया। मुंबई में सोनी धीर प्रोडक्शन में काम किया और तमाम प्रोडक्शन में किसी में कास्टिंग डायरेक्टर का काम किया, किसी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, कहीं चाय उठाया, कहीं स्पॉट बॉय बना, कभी होटल में काम किया, कभी वेटर का काम किया, बहुत सारा काम किया। क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी थी कि परिवार के लिए भी सोचना था। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं फिल्मों में काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कारण ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, 2 दिन के काम करने के लिए आपको 1 महीने स्ट्रगल करना पड़ता। तो जैसे आपने फिल्मों का नाम दिया, इन फिल्मों में 1 दिन 2 दिन में काम किया हूँ, उसके लिए इतना लिंक लगाया हूँ, इतना पैर जोड़ा हूँ और काम मिला है 1-2 दिन। पैसा तो छोड़िए, काम मिल जाए वही बड़ी बात है। हाँ। तो मुझे लगा हालत ऐसी है कि मुंबई में रहना है तो रहेंगे कैसे, रूम चाहिए, रहने की कोई व्यवस्था नहीं। तो मुझे लगा मुंबई में अब नहीं रह पाऊंगा। मैं 1 महीना लगभग जुहू चौपाटी बेबी सोया हूँ। अच्छा। तो जैसा कि हर एक्टर के साथ ऐसा होता है। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा सा जो है परिवार के लिए सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि अब मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं जो फिल्मी सफर था, मैंने मुंबई जब 2012 में पहुंचा था मैं, तो उसके बाद मुझे लगा फिल्मों से जो है तौबा कर लिया जाए। हाँ। और पहले एक समय ऐसा आता है कि आदमी सोचता है कि फैमिली के लिए कुछ तो करना चाहिए, ना चाहते हुए, ताकि माँ बाप सब जिम्मेदारियां, ड्रीम तो बड़े होते हैं, लेकिन फैमिली जो मैटर आता है वहाँ पे अपना गोल से हटना पड़ता है, ना चाहते हुए जो है। तो फिर मैं साउथ चला गया। उसके बाद साउथ में मैं एक बिजनेस की शुरुआत की, इवेंट कंपनी की शुरुआत किया। वहाँ भी लोगों का साथ मिला और आज ठीक ठाक चल रहा है। फिर जियो को जब से दौर आया तो मुझे लगा भाई तो इवेंट मैनेजमेंट का मेरा बिजनेस है बेंगलोर में। हाँ। और कंटिन्यू जो है 13 से 17 तक कंटिन्यू उस पे काम किया। 17 का विधानसभा जब चुनाव आया, यानी जो विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, तो मेरे दिमाग में था क्या करूं। तो मेरे पास एक गाड़ी थी, पॉलिश गाड़ी, येलो बोर्ड। उसका 3,60,000 रुपया जो है टैक्स बाकी था। तो मैं बोला कि यार जब कोई पुलिस वाला पकड़ता है तो 1,500 देना पड़ता है। तो मेरा एक दोस्त है वो वहाँ के लोकल, वो बोले कि ऐसा करो तुम प्रेस का कार्ड बनवा लो, पत्रकार बन जाओ,
टेंशन ही खत्म हो टेंशन जाए। मुक्त। मैं बोला सही। फिर मैं एक टीवी चैनल में गया, दिल्ली बात किया, हाँ। वहाँ 35,000 रुपया जमा किया, हाँ। मैं बन गया भैया पत्रकार। अच्छा। पत्रकार बन गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ हम्म। कि उसी रोड से मैं रोज जाता था। जब पुलिस वाला पकड़ता था तो 1,000 रुपया 500 से कम नहीं लेता था। हाँ। लेकिन जब मैं प्रेस लिखवा दिया गाड़ी पर, देख रहा हूँ कोई पूछ ही नहीं रहा। बोले अरे यार ये कितना अच्छा काम है। हम काम नहीं कर रहे हैं तो लोग मुझे इतना इज्जत दे रहे हैं, जब हम काम करेंगे तो कितना इज्जत देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसी से समय शुरुआत हो गई गांव वाले शुरुआत रिपोर्टर हो गई की। कि हम उस पॉइंट को टच कर सकते जी। हैं जिस पे कोई जो लोगों की आवाज होती है हम लोगों तक पहुंचा सकते जी, हैं, जी। अगले लोगों तक पहुंचा जी। सकते हैं। तो आप कई इंटरव्यू में बताया कि आप बहुत शर्मीले टाइप हाँ के थे। बहुत, अभी भी हाँ? बहुत शर्मिला है। अभी तो नहीं लग रहा है कि आप शर्मीले हैं। नहीं, तो बस फिर ठीक है। इतना बड़ा गांव वाला रिपोर्टर कैसे बने? हाँ। क्योंकि रिपोर्टर का तो काम ऐसे होता है 100 लोग 200 लोग खड़े हैं, उसके सामने माइक लेकर बोलना पड़ता है कि मैं यहाँ पे हूँ, आप देख सकते हैं। 10 लोग आपको ऐसे देखते हैं। तो आप शर्मीले थे तो इतना बड़ा मैं रिपोर्टर आपको कैसे? बताऊं जी, जब मैं शुरुआत में चालू किया था हाँ। तो इंटरव्यू वगैरह करता था, तो मैं अपने गांव के कहीं नहर बिरान सरेह में ले जाके इंटरव्यू करता था। और जब भी कोई उधर साइकिल आ गया तो बोले अरे रुक जाओ यार, ट्रेन करो। तो बड़ा डर लगता था। लेकिन मुझे लगता था कि यार डर तो खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने एक इंटरव्यू किया था भूलई भाई का, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया था लॉकडाउन में, उनको फोन करके उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। अच्छा। तो भूलई भाई एक बहुत ईमानदार नेता थे, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तो मेरी ख्वाहिश तो शुरू से थी ताकि मैं क्रिएटिव रहा हूँ, एडिटर रहा हूँ, टेक्निकल रहा हूँ। आपके वीडियो में दिखता है, आपने कुछ आपके फुटेज हम देख रहे थे तो उसमें वॉइस तो बाद में आई आपकी, बट वहाँ पे जो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था वो स्टोरी को बयां कर रही थी। तो आप में यूनिक है वो। तो वो चीजें तो मेरे में प्लस पहले से थी। तो मुझे लगा यार मैं काम करता हूँ, मैं ऐसी स्टोरी करूंगा जिनको कोई नहीं जानता है, या फिर जो समाज में कुछ बेहतर करते हैं। उससे फायदा ये होगा कि अगर वो व्यक्ति हाईलाइट होगा तो मैं भी हाईलाइट होऊंगा। अगर मैं किसी नेता अधिकारी के पीछे घूमूंगा तो मेरा नाम खराब होगा। मुझे अपना नाम अगर अच्छा करना है तो मैं अपने तरह के जो लोग हैं जो ईमानदारी से समाज में काम कर रहे हैं उनके लिए काम करूं। तो मैं पहला इंटरव्यू किया भूलई भाई का। अब मेरा पहला इंटरव्यू भी वायरल हो गया। मैंने एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे और उस वक्त 1.5 लाख लोगों ने वो वीडियो देख लिया। अरे वाह। और सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का मैसेज आया था कि बहुत बढ़िया गांव वाले रिपोर्टर जो है बहुत काम कर रहे हैं गाँव। तो सीना चौड़ा हो गया, भैया ये काम अच्छा है, अभी इसी पे करना है। उस समय क्या रिएक्शन था फैमिली का? क्योंकि आप एक तो ड्रीम देख रहे थे हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, बड़ा नाम करेंगे, वहां से आप फिर ऐसे पीक पे गए, फिर आप गांव वाला जब रिपोर्टर बने थे तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? नहीं, फैमिली तो देखिए बहुत छोटी फैमिली है मेरी। और जो गांव के लोग होते हैं उनकी बस सपना यही होता है कि मेरा बेटा जो है रुपया कमा के जो है कुछ कर ले अपने परिवार के लिए, अपने लिए बेहतर कर ले। तो सही बात तो मैं आपको बताऊं, आज भी जो है मेरे पापा बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जब वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे एक पत्रकार है विष्णु प्रभाकर गाँव वाला, बहुत बढ़िया, डरता नहीं है किसी से। तो मम्मी से आके बात करते हैं कि अरे सीना चौड़ा हो जाला जब नाम सुनते हैं। सही बात है। जब एक पिता की जब सबसे बड़ी खुशी का पल वो होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उनके बेटे की प्रशंसा करे, तो उनके लिए हमें लगता है वही गिफ्ट है। और हर पिता के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि दूसरे के मुंह से वो आकर के मैंने इवेंट सुना है। मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा जी। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक थे दीपलाल भारती जी। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो हमारे पापा थे, वो परिचित नहीं थे, तो ऐसे बातचीत होने लगा, बैंक में वो आए होंगे किसी काम से। तो पूछे कि आपका घर कहाँ है? तो पापा बताएं कि यहाँ है। तो वो कहें कि आपके यहाँ एक पत्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, शानदार लड़का है। अच्छा। तो पापा कहें कि हमारा बेटा है। अच्छा। तो वो कुर्सी पर बैठे थे, कर रहे बेटे। तो ये अच्छा लगता है, यही कमाई है। ऐसे में पब्लिक का क्या प्यार मिलता है आपको? बहुत प्यार मिलता है और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि लोग मुझे इतना विश्वास करते हैं। ताकि आज के दौर में जिस तरह पत्रकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, पत्रकारिता का जो स्तर विहीन पत्रकारिता, क्योंकि पहले की पत्रकारिता कुछ अलग होती थी, अब जो है एक एंगल वाली जो पत्रकारिता चल रही है बहुत खतरनाक है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं इन सब का परवाह न करते हुए वही बोलता हूँ जो सच होता है। और उसमें कुछ भी लाग लपेट की कोशिश
करता हूँ कि न रहे, मिलावट ना हो। कुछ भी मिलावट। तो ऐसे में कोई ऐसी घटना बताइए कि आपने उनको सपोर्ट किया हम्म। और सरकार के द्वारा जी, उनको जी। हेल्प मिला। आपके साथ तो बहुत हाँ, घटना बहुत घटना है, लेकिन चलिए मैं शुरू से बताता हूँ। हाँ। कुशीनगर की एक घटना, क्या ये अच्छी बात है। एक लड़की जो नेहा और ज्योति, जो जिनको जीलेट गर्ल के नाम से जाना जाता है, उनकी स्टोरी मैंने किया था। उसके बाद रसिया का एक प्लेटफॉर्म टीवी चैनल ने रसिया लैंग्वेज में डब करके चलाया। उसमें मुझे जो है 1 लाख रुपए भी दिया था वो टीवी चैनल ने। और उसके बाद वो न्यूज प्रसारण हुआ, वो लड़की इंटरनेशनल पॉपुलर हुई। जीलेट ने उनको 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सचिन तेंदुलकर ने उन लड़कियों से दाढ़ी बनवाया अपना। अच्छा। और उनका सैलून भी है, और उनके पिताजी बीमार थे, उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी मिला। क्या बात। जावेद अख्तर, तमाम लोग जो है हाँ। उनकी मदद की है। ये पहली घटना है, और तमाम घटनाएं यही जनपद महाराजगंज का एक लड़का राहुल सिंह, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, और उसकी स्टोरी में किया। योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी पढ़ाई के सारे खर्चे, उनके इनोवेशन के खर्चे, उनके लिए MMUT में गोरखपुर में जो है बंगला और तमाम व्यवस्था, और इस समय वो उनकी ये हालत है, इतनी अच्छी हालत है कि उनके साथ CRPF के जवान चलते हैं। क्या बात है। तो ऐसी तमाम कहानियां अभी यही सच्ची पत्रकारिता है कि जी। सच्चाई को दिखाया जाए, और जो व्यक्ति तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है उसको सब लोग जाने। यही तो पत्रकारिता है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और पिछले महीने की घटना आपको बताऊं मैं। पिछले महीने एक घटना हो गई थी। एक महिला, उनके पति आर्थिक तंगी से सुसाइड कर लिए थे, और उसके बाद वो बहुत परेशान थी। मैं बैंगलोर में था उस समय, तो मेरा बड़ा दिल छोटा है, बहुत जल्दी जो है भावुक हो जाता हूँ। तो मुझे लगा कि यार इसकी मदद करना पड़ेगा। बैंगलोर से आया, पिताजी बीमार थे, 15 दिन हॉस्पिटल में छूटने के बाद मैं गया। उससे पूछा क्या चाहती हो। तो वो कही कि भैया जो बा, एक घर के कारण हमारे पति मर गए ना। समूह से लोन लिए थे, इतना लोन लिए थे कि वो EMI उसकी नहीं पे कर पाए, और फिर डर के कारण सुसाइड कर लिए। तो हम कहीं टेंशन मत लो, तुम्हार घर बनी। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसका नाम वंदना है, मेरी बहन है। तो उसके बाद मैंने लोगों से अपील किया कि भाई मुझे सपोर्ट की जरूरत है, एक बहन की मदद करना चाहता हूँ। अब मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। तो मैं सोचा 2 कमरा बनवा दूंगा, उसके जीने खाने के लिए हो जाएगा। बाकी आदमी छत रहेगा तो कमा कहीं सकता है। 24 घंटे के अंदर मुझे लोगों ने 1,36,593 रुपया मदद कर दिया। क्या बात है। मेरी उम्मीद थी 80,000 की। फिर मैंने मना कर दिया, भैया पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। फिर भी 1,91,000 लोगों ने दे दिया। तब मैं कहा तो अब 2 कमरा नहीं, लगभग 4 कमरे का काम होगा। तो 2 कमरे का वो सारा उसका घर बना के, POP, पेंट, पॉलिश, कूलर लगवा के, और प्लस उसके जीवन यापन के लिए एक किराने की दुकान खोल के, और मकान की चाबी उसको दे दिया। आज वो अपनी जिंदगी। सही बात है सर। अभी जैसे आपने बताया कि उन्होंने किसान समूह से लोन लिया। हाँ, समूह से लोन। जो गांव में जो समूह घूमते चल रहे हैं, उससे लोन लिया था उन्होंने, और ऐसी घटना हो गई। तो ऐसा केवल एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं अपने भारतवर्ष में होती है। लोगों का भी मुझे लगता है कि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जो भी समूह माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, वो सीधे जो है सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन करती हैं। क्योंकि सरकार जो कहती है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर वो कर्जा देने या EMI नहीं पे करता है तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ तमाम घटनाएं आती हैं उस घटना के बाद कि लोगों के बकरी चौकी बेचवा के लोग पैसा ले लेते हैं। और ये एक ऐसा दलदल है माइक्रो फाइनेंस, जो इसमें डूबेगा वो 100% डूबेगा, और जब डूबेगा तो वो बचने लायक नहीं रहेगा, वो तैर के निकल नहीं पाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी एक गलती को छुपाने के लिए 2-4 गलती और कर देते हैं। एक लोन ले लिए, फिर उसको भरने के लिए एक और लेते हैं। सही बात है कि 2 लोन के बाद जो है तीसरा लोन नहीं होना चाहिए, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ 23 लोन दिए हैं। अब किसकी गलती है बताइए? जो व्यक्ति 22 लोन 23 लोन समूह का EMI कैसे भरेगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? और कहीं ना कहीं यही कारण है कि तमाम लोग सुसाइड करते हैं। अच्छा विष्णु सर, अब बातें तो बहुत गंभीर भी हो रही है, तो सारी बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं अपने भारत के। आज के समय में कई युवा आपके तरह से भी पत्रकार बन रहे हैं, और शुरू के दिनों में संघर्ष करते हैं, लेकिन जब उनके व्यू वगैरह नहीं आते हैं तो बोलते हैं यार ड्रॉप ही कर देते हैं। तो इन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? मैं ये कहूँगा, देखिए ऐसा है कि किराने की दुकान पे आलू हमेशा बिकता है। हाँ, हमेशा बिकता है ना।
कोई भी सब्जी बनाएंगे आलू की जरूरत पड़ेगी, लेकिन काजू हमेशा नहीं बिकता है। हाँ। तो अगर आपके कोई वीडियो पे कंटेंट पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप ये मत सोचे कि आप बेकार हैं, आप ये सोचे कि आप बहुत स्पेशल है। लोगों की मेंटालिटी अभी उस लायक नहीं है कि आपको उस तरीके से देख पाए, तो इससे नहीं घबराना चाहिए। मेरे साथ हमेशा होता है, लेकिन मैं उससे जो है मोटिवेट ही होता हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी खबर, ताकि हम लोग भी तमाम खबरें करते हैं, कभी एंटरटेनमेंट की खबरें कर लेते हैं, फिल्मी इंटरव्यू कर लेते हैं, वो एक दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज चले जाते हैं। और मुद्दे की खबर कर लेते हैं तो उस पर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी मैं बहराइच गया था खबर करने, एक स्टोरी किया, वो 6 घंटे में 1 मिलियन चला गया। फिर मैंने एक स्टोरी किया भारत का आखिरी गाँव, जहाँ अच्छा वो वाला कई जी न्यूज चैनल वाले ने कवर किया है। और जहाँ की जिंदगी ऐसी है कि अभी भी वहाँ के लोग जो है जिंदगी और मौत के बीच में जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ पानी का डर, दूसरा छुट्टा जानवरों का डर। वो खबर चला एक दिन में मात्र 50,000। और दूसरा मैंने ऐसे टेम्परेरी बोल दिया, वो चला 1 मिलियन। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उसका असर ये हुआ कि लगातार 7-8 साल से प्रक्रिया चल रही थी। बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने विस्थापन के लिए जो है आदेश कर दिया है और बहुत जल्दी गांव विस्थापित होने जा रहा है। लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा। आपके एक वीडियो से जी विष्णु जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं रियली आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। और दूसरी बात है कि जैसे कई लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख करके उन्होंने 15 साल संघर्ष किया, तो अभी आपके इस वीडियो को देखने के बाद वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैं तो फिल्मों में जाना चाहता हूं लेकिन हमारे विष्णु भैया फिल्मों को छोड़कर इसमें रिपोर्टर बन गए हैं, तो उन लोगों को क्या सलाह देंगे आप? मुझे लगता है कि अपना काम में ईमानदारी रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि 2 चीज है। हाँ, आज का जो दौर है, पहले चीजें छुप जाती थी, अब नहीं छुपती हैं। आप कितने ईमानदार हैं, हम कितने ईमानदार हैं, ये ऑडियंस जानती है। हाँ, और वो तो वीडियो पे दिख जाता है। वो दिख जाता है। और लोग जो है ना 3 घंटे की फिल्म को 3 मिनट में जज कर देते हैं और परफेक्ट जज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना अपने काम में ईमानदारी रखेंगे उतना ज्यादा लोगों के मन में विश्वास बनेगा। और वो विश्वास एक बार बन गया तो फिर आपको पीछे चलने की जरूरत नहीं है। सही बात है। वीडियो एक ऐसी चीज है कि हमारे चेहरों को भी सामने वाला जज कर लेता है, क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। वो सामने वाला जो देखता है वो तो जान ही जाता है। और जाते जाते कुछ अगर हमारे व्यूअर और लिसनर को टिप्स देना चाहें। मैं तो खुद ही बहुत सीखता हूँ सबसे, और आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। टिप्स क्या, बस यही है कि जिंदगी जीना है और जिंदगी में हमेशा आस्था सोचिए। क्योंकि मुझे लगता है तमाम घटनाएं कभी कभी आज के दौर में संस्कार न होने के कारण ऐसी हो जाती हैं। और आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में सुकून नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। चाहे आप जो है कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर लें या छोटी कंपनी में जॉब कर लें या कुछ भी कर लें, तो जीवन में कुछ भी करना है तो एकदम संतुष्ट हो के करना है और दूसरे को देख के परेशान मत होइए। आगे आप सब बहुत बढ़ेंगे। भगवान ने, कहा जाता है भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं आज के समय में, तो हो सकता है भगवान आपके लिए दूसरा कुछ प्लान किया हो। अच्छा सोचे हो। हाँ, आपको अभी इतनी पॉपुलैरिटी यहाँ गांव वाला रिपोर्टर से मिल रही है। हो सकता है फिल्मों में अभी रहते तो कोई नहीं जानता। बिहाइंड आप जी 10 साल में फिल्मों में काम किया हूं लगातार। और पीछे छोटा सा नाम आता था, वो नाम आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। नाम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो देखिए भगवान इनके लिए कुछ और ही प्लान किए थे और आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष करते रहिए। भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर से बातें करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कर्मयोगी श्रृंखला में थे विष्णु प्रभाकर जी, जो गांव वाले रिपोर्टर के नाम से फेमस हैं। काफी इनके वीडियो वायरल होते रहते हैं और हम लोगों ने जब बात किया तो आप देखे भी होंगे कि इनके वीडियो से कितने लोगों का हेल्प हुआ है। जैसे कि इन्होंने बहन का नाम लिया, उनके लिए आपने 4 रूम वाला छत बनवाया। तो ऐसे तमाम सामाजिक काम भी आप करते रहते हैं। तो ऐसे ही किसी और कर्मयोगी से फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। और हाँ, आप लोग देख तो रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। सर, आप भी बोल दीजिए, बजाओ बजाओ जरा, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। और झूमो भी। नमस्कार।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।